तो बॉइलिंग पॉइंट में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई जो सिस होती है, सिस कौन होती है? ब्यूटीन। सिस ब्यूटीन जो है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है? ज्यादा है, तो वो ज्यादा पोलर होगी, ज्यादा ध्रुवीय होगी। और अगर ज्यादा ध्रुवीय होगी तो वहां पे उसके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ब्यूटेन ब्यूटेन के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, उनके बीच आकर्षण ज्यादा होगा, तो उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसके तुलना में? ट्रांस की तुलना में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी? कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। लगाओ हेडिंग गलनांक। हाँ जी, ऑन करें? ठंडी लग जाए तुम्हारे को? चलिए पहले तो मुझे ये बताइए कि ये ब्यूटेन है क्या? ब्यूटेन है ना? ठीक है। और ये भी ब्यूटेन है क्या? चलिए, वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि ये सिस ब्यूटेन है या ट्रांस ब्यूटेन है? ट्रांस है। समझ में आ रही है क्या? कैसे है? ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, तो इनके HH कहाँ होंगे? यहां ही होंगे क्या? है ना? ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए मैंने आप केस लगा दी, बट आपको समझ में आ गया ये क्या होगा? ट्रांस होगा। तो ये क्योंकि इनके HH कहाँ होंगे? यहां होंगे। इसका भी बना ही देता हूं ताकि यूं ना लगे कि हाइड्रोजन तो जुड़े ही नहीं अपने। तो मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? तो इसको मैं ट्रांस ब्यूटेन बोल सकता हूं क्या? समझ आ गई क्या? अच्छा, और इसको, इस संरचना को मैं, इस संरचना को सिस ब्यूटेन बोल सकता हूं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब होता ही है कि ये तो ब्यूटेन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ब्यूटेन के मॉलिक्यूल होंगे। अब एक और अगर मेरे को ब्यूटेन का मॉलिक्यूल बनाना है तो मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? उसका बॉन्ड आ गया। एक और बनाना है तो ऐसे बना सकता हूँ। तो ये जब आपस में रखे जाएंगे तो इनके बीच में पैकिंग अच्छे से हो जाएगी क्या? आराम से, आसानी से चिपक सकते हैं ये, ठीक है? तो कहने का मुद्दा ये है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, वो ये कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो देखी जाती है पैकिंग से। पैकिंग कैपेसिटी। पैकिंग कैपेसिटी का मतलब होता है संकुलन दक्षता, मतलब आपस में कितना आसानी से पैक हो सकते हैं, संकुलन दक्षता। तो पैकिंग कैपेसिटी से देखी जाती है मेल्टिंग पॉइंट। किसके अंदर? एल्किन के अंदर, या अपन कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन के अंदर। अच्छा, अब मेरे को इसमें एक और क्या करनी है? एल्किन रखनी है, तो वो ऐसे रहेगी क्या? बोलो। और रखनी है तो ऐसा रहेगी क्या? तो मुझे थोड़ा सा देख करके ये बताओ कि पैकिंग किस में अच्छे से हो सकती है? इसमें पार्टिकल आराम से ऐसे हो जाएगी पैकिंग। बॉन्ड बना के नहीं बता रहा मैं आपको, समझा रहा हूं जस्ट समझने के लिए कि पार्टिकल ज्यादा पास पास में अच्छे से पैकिंग कहां कर पाएंगे? यहां कर पाएंगे, जबकि यहां पर पार्टिकल्स पैकिंग नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से। तो यहां पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास में रहेंगे, तो इनको तोड़ना थोड़ा सा कठिन होगा, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बस यही समझाना चाह रहा हूं कि सर सिस जो होता है, सिस में पैकिंग अच्छे से हो जाती है। किनकी? सॉरी, हाँ, ट्रांस की। ये लो, ट्रांस में पैकिंग क्या हो जाती है? अच्छे से हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं, मॉलिक्यूल बहुत पास पास आ जाते हैं। जबकि यहां पर पैकिंग इतने अच्छे से हो नहीं पाती, गैप रहेगा तो इतने अच्छे से पैकिंग नहीं हो पाएगी। तो
आकर्षण भी इतना अच्छे से नहीं होगा और ये टूट आसानी से जाएगा। तो यहाँ ट्रांस का ज़्यादा होगा किससे, सिस से। पर ये बात हो रही है किसकी, ब्यूटीन की, ब्यूटटुइन की। बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो। ठीक है। तो इसको आप समझने के लिए और ऐसे बना सकते हैं। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, पैकिंग कम और इसमें पैकिंग अधिक। क्लियर है? अरे बोलो। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सिस से, किसके अंदर, ब्यूटटुइन में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पास ग्लास होते हैं ना घर में एक जैसे आकार के, उस एक ग्लास के अंदर एक ग्लास डाल देते हो तो बिल्कुल अच्छे से चिपक से जाते हैं, वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस ग्लास में कोई छोटा बड़ा ग्लास डाल दोगे तो वो इतने अच्छे से चिपकेंगे नहीं आपस में। तो सेम वैसे समझ सकते हो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग। अच्छा ये भी क्या है, ये कार्बन क्या है, CH3 है क्या? एक बालक पूछा इसे कुर्सी और नौका का संरूपण कह सकते हैं क्या? वैसी दिख रही है बट पहली बात तो आप इसको संरूपण नहीं कह सकते, कारण संरूपण मतलब कन्फर्मेशन, और कन्फर्मेशन होता है सिंगल बॉन्ड में, और सिंगल बॉन्ड होते हैं एल्केन। तो वो जो वर्ड्स यूज करते हो आप ऑफिशियली या लीगली, वो तो अपन किस में यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड में, यानी एल्केन वाले में। आप बोलने के लिए बोल सकते हो कि भाई ये नौका जैसा दिख रहा है, वो चेड़ जैसा दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है वैसा। कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल भी सकता है कि वो स्टार्टिंग वाला कैसा, किस शेप में दिख रहा है, चेयर शेप में, और ये कैसा दिख रहा है, बोट शेप में। बट संरूपण वर्ड यूज करना इतना सही नहीं है। वही वाली बात है, जैसे आपको पूछा जाए आपका भार कितना है, आप क्या बोलते हो, कितना, 65 kg या 60 kg या 70 kg, ये सही है क्या? सही है क्या? नहीं है। क्यों? मैंने क्या पूछा था, वेट पूछा था, और वेट की यूनिट केजी नहीं होती। केजी किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है। कि वेट की यूनिट तो क्या होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। पता है कि नहीं पता है? हाँ देखो, तो हवा ही नहीं है, क्या चल रहा है। बेंजीन, ये कौन नालायक है सर, बेंजीन कैसी रिएक्शन देता है? बेंजीन की बात कहाँ से है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, आएगा बेंजीन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इसने ही प्रतिस्थापन देता है। इधर देखो बोर्ड पे, इधर समझो, इधर समझो। मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो
तो अगर आप बोलते हो कि सर मेरा वेट कितना केजी है, तो वो आप वेट नहीं बता रहे, आप क्या बता रहे हो, अपना मास बता रहे हो, 60 केजी 70 केजी। वेट जो होता है वो कैसे आता है, मास की यूनिट क्या होती है केजी, जी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेट की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को आप बोलते हो क्या, न्यूटन। तो वेट न्यूटन में नापा जाता है, मास केजी में नापा जाता है। पर ये तो उसके लिए जिसको साइंस पता हो, अब जिसको साइंस नहीं पता है उसके सामने बोलोगे मेरा मास मेरा वेट इतना केजी मीटर पर हो गया, पावड़ा हो गया है। उसको तो क्या बोलना पड़ेगा, मेरा वेट 60 केजी है, तो उसको केजी में ही समझ में आएगा। तो वही वाली बात है कि ऑफिशियली तो गलत है आप जो बोल रहे हो कि वेट 60 केजी है। ऑफिशियली तो ये है कि आप जो बता रहे हो 60, वो तो आपका केजी तो ओनली मास है, वेट तब मिलेगा जब क्या मल्टीप्लाई हो, जी। जी कितना होता है 9.8, रफली मल्टीप्लाई करने के लिए कितना ले लिया 10, यानी कितना आया 600 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही तो न्यूटन बोलते हो, तो आपका वेट 600 न्यूटन आता है। ठीक है, अब 600 न्यूटन उसको बोल दोगे तो क्या पागल है ये तो है, पागल समझेगा वो आपको। तो ज्ञान भी उसी को देना चाहिए जिसको पता हो। तो रफली तो अपन क्या बोलते हैं भाई मेरा वेट कितना 60 केजी है, केजी में तो मास बता रहे हो आप केवल, बात समझ में आ गई। तो वही वाली बात है, साइंस हर कहीं नहीं लगानी, साइंस वहीं लगाओ जहां सामने वाले को पता है, वरना पागल समझते हैं लोग। ठीक है, तो जो अपने आप को समझता है मैं 60 केजी का ही हूं, वो एक्चुअली 600 न्यूटन का बंदा है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है। तो वही वाली मैं कह रहा हूं कि आप समझने के लिए समझ सकते हो कुर्सी और नौका जैसा दिख रहा है, पर संरूपण वर्ड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कन्फर्मेशन सिंगल बॉन्ड के लिए यानी एल्केन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, समझने के लिए समझ सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि सही वर्ड तो अपन यही यूज करेंगे। हटाएं इसको। तो ये 4 मेन चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी थी सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर। तो ये हो गया आपके सिस और ट्रांस की कहानी खत्म। अब अगर कार्बन कार्बन पर यानी सी डबल बॉन्ड सी पर चारों ही ग्रुप अलग हो जाते हैं, तो उसका नोमेनक्लेचर करते हैं किससे, इजेड से। ठीक है, ओके। एक बार पूछा सर ट्रांस में अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए ना। बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हो किससे, म्यू से, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट से, और मेल्टिंग पॉइंट यहां देखा जाता है किससे, पैकिंग से। ये बात ध्यान रखना, अपने को हर कहीं हर कोई कंसेप्ट नहीं उठा के लगाना। ऑर्गेनिक में सारे कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगेंगे, हर चीज के लिए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, चलिए। तो आप कौन सा नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, इजेड नोमेनक्लेचर। लगाओ हेडिंग, इजेड नामकरण। अगर 15 मिनट के ब्रेक में इनको सबको कोवैक्सीन सर्टिफिकेट लाने मिलेंगे, 11 बजे फॉर्म भरेंगे इनके आज। क्या करना है, तो कोवैक्सीन सर्टिफिकेट जिन्होंने जमा नहीं कराया वो 15 मिनट का ब्रेक में मिलेगा ना, अनाउंस करूँ तो निकलो के लाना होगा। भाई। आप लोग क्या करना, अभी जो ब्रेक मिलेगा क्लास के बाद, तो अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाएं कोवैक्सीन वाला तो लाएं और अर्जेंट जमा कराएं, वो जरूरी है आपकी क्लास में बैठने के लिए। तो लाए होंगे वैसे सब, नहीं लाए तो 15-20 मिनट का बीच में जो ब्रेक है उसमें जाके ले आना और जमा करवाना। लगा ही नहीं है, नालायक उठा के ले जाएंगे चेकिंग वाले आएंगे तो। ठीक है, लगवाओ और लेके आओ। आपकी सुरक्षा देखो आपके हाथ है, सीधी सी बात है। और अभी तो अपन ने जिंदगी देखी कितनी है, अभी तो पूरी जिंदगी देखनी बाकी है। अभी तक तो केवल क्या किया, पढ़ाई की है, और अभी कोरोना हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वही तो जिंदा रहोगे तो देखोगे ना। तो इधर देखो, कोरोना बहुत घातक रोग है, पता है क्या आपको, नहीं पता है? अच्छा है, नहीं पता है तो पाला भी ना पड़े, बेटर है। दूसरों को देख करके सीख ले लो, अभी कितनी खराब हालत हुई थी। चलिए, इजेड नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो इजेड सबसे पहली बात तो कब करते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जुड़े चारों समूह क्या हो, डिफरेंट हो। पहली बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, जैसे आपने ले लिया ये, जैसे नहीं लिखेंगे अच्छा नहीं लगता, क्या लिखेंगे, सी डबल बॉन्ड सी,
ABCD, तो इस केस में आपको करना पड़ता है EZ। सिस ट्रांस यहां पर हो जाता है फेल, सिस ट्रांस हो जाता है फेल, यहां होगा EZ। तो EZ जब भी अपन करेंगे तो EZ करने के लिए कुछ रूल है। अब इसमें रूल सिंपल सा ये है कि पहले डिसाइड करना है आपको प्रायोरिटी। क्या करना है? प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब वरीयता या प्राथमिकता आपको डिसाइड करनी है। सब मुद्दा ये कि कैसे करेंगे। तो वरीयता डिसाइड करने के लिए आपको बात याद रखनी है कि वरीयता किसकी ज्यादा होगी, वरीयता प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिसका जेड ज्यादा है, ठीक है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी वरीयता ज्यादा होगी, ठीक है। जेड का मतलब बता ही रखा है आपको, एटॉमिक नंबर। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसकी वरीयता भी ज्यादा है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर अधिक प्रायोरिटी वाले, अधिक वरीयता वाले सेम साइड आ जाएं, किसके सेम साइड? डबल बॉन्ड के सेम साइड, डबल बॉन्ड के सेम साइड आ जाएं तो क्या कहेंगे उसको? तो उसको कहते हैं Z। और अधिक वरीयता वाले कहाँ आ जाए? डिफरेंट साइड आ जाए तो उसको कहेंगे E। बात समझ में आ गई? जी। अब E का मतलब क्या है? इतना दिख जाएगा क्या? बहुत है। Z का मतलब होता है जुजामेन। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। E का मतलब होता है एंटजेजन, ठीक है। नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बाढ़ में जान दो। अपने को मतलब ये ध्यान रखना है Z का मतलब क्या होगा? सेम वरीयता, अधिक वरीयता वाले सेम साइड, ठीक है। और अधिक वरीयता वाले अगर अलग अलग ऑपोजिट साइड आ जाएं, डिफरेंट साइड आ जाएं तो उसको बोलेंगे E। अब समझने के लिए बोल रहा हूं मैं, समझने के लिए आप इसको किस तरह से समझ सकते हो? सिस की तरह, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए। क्योंकि सिस ट्रांस अपन यहां बोल ही नहीं सकते, तो आप समझने के लिए याद रख सकते हो जैसा वहां सिस था वैसा यहां क्या होगा? जेड होगा, ठीक है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ट्रांस की तरह। पर ये केवल समझने के लिए, ये लीगली नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं वापस ऐसा लिख करके काट देता हूं, ये केवल आपके खुद के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बोलना नहीं है। ऐसा अंदर की बातें बोली नहीं जाती, समझी जाती है, ठीक है ना। अगर आप किसी को देख रहे हो, वो भी आपको देख रहा है, तो वो बोल रहा नहीं है लेकिन समझ तो दोनों रहे हैं कि सीन क्या हो रहा है, ठीक है। तो कुछ चीजें बोली नहीं जाती केवल, हाँ, तो बस ये समझने की बात है, ठीक है। बोलना नहीं है लीगली कि सिस ट्रांस, सिस ट्रांस जनरली नहीं बोलते। सिस ट्रांस वहां बोलेंगे जब कार्बन पर जुड़े हुए ग्रुप एक साइड तो अलग अलग हो पर ये आपस में क्या हो? समान हो। पर चारों ही अलग अलग हो जाए फिर सिस ट्रांस नहीं बोलते, उनके लिए EZ बोलते हैं। अब कैसे करना है वो भी मैं समझाता हूं आपको। पहले एक एग्जांपल दे दूं, ये बात समझ में आई कुछ? इसको यूज कैसे करना है वो सुनो। C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। EZ होगा या सिस ट्रांस? EZ होगा, कारण चारों ग्रुप अलग अलग, ठीक। अब सर EZ करेंगे तो तरीका आपने बताया अभी कैसे करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करनी है? Z से, जिसका Z ज्यादा। समानुपाती व्युत्क्रम तो समझते ना साइंस वाले ना सब, क्या मतलब है इस लाइन का? कि जिसका Z ज्यादा उसकी वरीयता ज्यादा, या यूं कह सकते हो जिसका Z ज्यादा उसको नंबर 1 देना है, जिसका Z अधिक उसको नंबर 1 देना है, उसको नंबर 1 देना है। नालायक, तो उसको नंबर देना है आपको 1, ठीक है। तो इस कार्बन पे देख लिया,
दोनों में से जेड किसका ज्यादा? 17 होता है, ये 9 होता है, तो जिसका जेड ज्यादा उसको नंबर 1 देना है, ये 1। तो अपने आप ये बचा हुआ नंबर 2 हो गया। बात समझ आई क्या? अब इधर देखो, इस कार्बन पे इन दोनों में से किसकी वरीयता ज्यादा? जिसका जेड ज्यादा उसका नंबर 1। जेड ज्यादा किसका है? तो इसको नंबर, तो दूसरे को कोई दिक्कत? नंबरिंग हो गई? ठीक है, नंबरिंग हो गई भाई। तो जिसमें अधिक वरीयता वाले हैं, यानी जो फर्स्ट नंबर वाला दिख रहा हो। अच्छा, अब ये समझना नहीं है कि अधिक वरीयता वाला मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अधिक वरीयता मतलब जो टॉपर होगा। टॉपर वो होता है जिसकी रैंक ज्यादा आती है, वो नहीं, जिसकी रैंक कम आती है वो टॉपर होता है। अरे जिसकी रैंक कम आई, फर्स्ट आई, वही तो टॉपर होगा। जिसकी रैंक 2, 3, 4, 5 आ रही, वो टॉपर थोड़ी, वो तो बाद वाले हैं। तो वरीयता ज्यादा किसकी है? फर्स्ट वाले की। इसका मतलब ये बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर आपने कहा वरीयता ज्यादा मतलब जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसको वरीयता ज्यादा, मतलब सर 1 नंबर और 2 नंबर में उसको क्या देंगे? 2 नंबर देंगे। नहीं, वरीयता ज्यादा का मतलब नंबर 1 देना है। ठीक है, समझ में आई क्या? नहीं तो आप तो इस रूल को ऐसा ना समझ के ऐसे समझो, ये कि जिसका जेड ज्यादा है उसको नंबर 1 देना है, बस। अब सेम नंबर वाले सेम साइड हो गए तो वो क्या हो जाएगा? सेम वाले सेम साइड हो गए तो वो क्या हो गया? जेड। समझ में आई क्या? तो ये 1 नंबर 1 नंबर सेम साइड हो गया क्या? तो इन दोनों की वरीयता अधिक है ना, लिख देता हूं वरीयता अधिक। अधिक 2 को मत समझना सर 2 बड़ा होता है इसलिए, नहीं, रैंक की बात है, ऐसे समझ लो। इसकी भी वरीयता क्या है? अधिक। तो सेम साइड हो गए तो ये क्या हो गया? जेड। और अगर ये ऐसा लगा होता तो ये ई हो जाता। समझ आई क्या? बिल्कुल अच्छे से। तो एक फटाफट बिना पेन चलाए केवल दिमाग चला के फटाफट सोल्व कर लो यहीं पे। OH NH2 Cl हाइड्रोजन, इन दोनों में डिसाइड करो जल्दी से। फर्स्ट नंबर किधर? इसको फर्स्ट है क्या? इसको, क्योंकि 17 नंबर है, इसका 1 ही नंबर है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। इधर बताओ फटाफट से। ऑक्सीजन का नंबर 1, ऑक्सीजन का नंबर 1 नहीं, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? 8, और इसका नंबर 7, तो नंबर 1 किसको मिलेगा? और इसको। समझ आ गई क्या? चेक कर लो, 1 1 ऑपोजिट हो गए। समझ आ गया क्या? तो ये सब रामायण की बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सोल्व कैसे करना है, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन ये आएगा ये ई है या जेड है। ये तो अपने लिखने की बातें हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। क्लियर? ओके, फटाफट करो। नालायक क्या कह रहा है? एक बार CIP रूल बता दो भाई। ये CIP रूल ही है। CIP क्या होता है? कॉन, इनगोल्ड और प्रेलोंग, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताए थे ये नाम। एक आज दिन तक का सबसे खतरनाक क्वेश्चन पूछा एक बालक ने, सर लिखने के लिए कौन सी कॉपी लाएं? जो कॉपी खाली हो ना वो लेके आना। लायक लिखना है किसी में भी लिख ले, कौन सा वो कॉपी के नंबर मिलने वाले? सब कलाकार है यहाँ पे, कौन सी कॉपी लाएं? सेकंड रूल का मतलब समझने के लिए आप क्या लिख सकते हो? जिसका जेड ज्यादा है उसको नंबर 1 देना है, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, मतलब उसको नंबर 1 देना है। ठीक है?
एक बालक पूछा सर हम जेड को ट्रांस मान सकते हैं क्या? जेड ट्रांस है क्या? जेड को आप क्या मान सकते हो? सिस मान सकते हो, मान सकते हो, रियल में है नहीं, ठीक है ना। मानने को तो खैर अपन कुछ भी मान ले, लेकिन जो अपन साहब मानते हैं वो ऐसा होता नहीं है। मानने को तो ये आप मान सकते हो कि जैसे आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपको थोड़ी देर बाद समोसे खिलाने वाला हूँ, मान लो, क्या दिक्कत है। बदलें पृष्ठ, ये लीजिए पृष्ठ, क्या पृष्ठभूमि बदल देंगे हम आपकी। नहीं लिखा? अरे यार इस बालक ने नहीं लिखा, ऐसा क्या कर रहा है, जल्दी कर। हटाए, ये लो। एक बालक पूछा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री की कौन सी बुक लें? अरे तुम ये कॉपी पढ़ लो, मैं इतने एग्जाम्पल कॉपी में करवा दूंगा, और फिर भी पढ़नी है तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ लो सबसे पहले, उससे बाहर कुछ भी नहीं जा रहा। टेक्स्ट, अब ये बच्चा पूछा टेक्स्ट बुक्स कौन सी है? टेक्स्ट बुक आपकी 11-12 की जो क्लास की है। हाँ क्या हो गया? कोरोना में आधी बात समझ में आई। कोरोना में अच्छा, चलो कॉपी कर लिया। अब प्रैक्टिस ही है इस पे, जो कुछ है थ्योरी कुछ भी नहीं है। हाँ एक वो जो बालक बोल रहा था सीआईपी रूल बता दो, सीआईपी रूल, सीआईपी कुछ नहीं है। इजेड जो नामकरण है ये दिया था 3 साइंटिस्ट ने। कौन 3? कोहन, इनगोल्ड और प्रेलोग। एक बार ये लिख लो, मैं बता देता हूँ। तो सीआईपी कुछ नई चीज नहीं है, यही है जो भी आपने लिखी है। कर ले कॉपी। कुल मिला के काम की बात इसमें 2 ही है कि इजेड कब करना है, जब चारों ग्रुप अलग हो जाए। कैसे करना है? जिसका जेड ज्यादा हो उसको नंबर 1 दे देना है, और एक एक वाले सेम साइड आ गए तो आप बोलोगे भाई सेम साइड मतलब एक तरह से सिस की तरह काम कर रहा है, मतलब वो जेड है, ठीक है। हटाए। तो यहीं पर आप एक बात देख लो कि ये जो इजेड सिस्टम है, इजेड सिस्टम ये दिया था साइंटिस्ट ने कोहन, इनगोल्ड और प्रेलोग ने। कोई नहीं पूछेगा, तो शॉर्ट में इसको क्या बोल दिया जाता है? CIP। तो इसको कहीं कहीं आपको ऐसा लिखेगा CIP। CIP कुछ नहीं, इन तीनों का शॉर्ट नाम है, तो लिख देना गिवन बाय। हालांकि कुछ पूछता वूछता नहीं है ऐसा, बट आपने कभी CIP सुना हो तो उसका मतलब ये है। वही इन्होंने जो रूल दिए थे, रूल क्या है? यही तो है ना कि इजेड कैसे करने हैं। अरे वो आगे आएगा ना, तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। एग्जांपल जैसे जब बढ़ते जाओगे आप, आपको रूल बताते जाएंगे। यहाँ पे तो इतने रूल से हो जाएगा, अब मैं क्वेश्चन करूंगा चेंज, फिर वहां पे रूल होगा फेल, फिर अगले रूल पे जाएंगे, सब सिस्टम में आ जाएगा। तो ये जो रूल्स हैं वही तो बताए इन्होंने। जब अपन ने बोला कि ये नामकरण की पद्धति किसने बताई? CIP ने बताई। तो नामकरण कैसे करना यही तो बताई होगी उसने, और नामकरण कैसे करना मतलब रूल ही बताए। तो जो आप ये रूल पढ़ लो यही है CIP, कि आपको कैसे इजेड नाम लिखना है, यही एक तरह से CIP सिस्टम है। लिख दिया ये? चलो अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहां तो साफ साफ समझ में आ रहा है। अब अगली बात अगर हम लोग करें, C डबल बॉन्ड C, CH3, C2H5, H,
C3H7 कर सकते हो क्या? करो। ये आएगा क्या? ठीक है, तो इधर देखो करना कैसे। अब हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप को देखेंगे कि किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। अब सर यहां से तो डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ है? C, इससे भी क्या जुड़ा हुआ है? C। तो यहां तो ये काम नहीं कर रहा कि दोनों तरफ C जुड़ा हुआ है, ये C और ये भी C। तो इसको खोल करके लिखे तो ये ऐसा नजर आएगा क्या? और इसको खोल करके लिखे तो ये ऐसा नजर आएगा। अरे बोलो। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इन दोनों में तो किसको पहला? CH3 को पहला। अच्छा C3H7 लगाए क्या? C। ठीक है, ये 2H, ये 2H, ये 3H। तो अब हम लोग देखते हैं तीनों तरफ सर C जुड़े हुए हैं, तो अब कैसे डिसाइड करें? तो अब जब डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन सेम आ गया तो फिर आप अगले वाले आइटम पे जाते हो। इसमें अगला आइटम क्या आता है? हाइड्रोजन, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ही आएंगे अगला आइटम। इसमें अगला आइटम कार्बन भी है, अगला आइटम आप लोग हाइड्रोजन भी बोल समझ सकते हो, पर अगला अपन कहते हैं ज्यादा वरीयता किसकी मिल रही है? इसमें। तो इसमें अगर नेक्स्ट चले तो हाइड्रोजन, इसमें नेक्स्ट चले तो कार्बन। ठीक है, तो इन दोनों में देखेंगे तो इसको 1 दे देंगे, इसको क्या दे देंगे? 2। जब अगर सेम नंबर ऑफ एटम से नहीं हो तो आप अगले एटम को देखो। अगले एटम को इसमें देखने पे हाइड्रोजन, इसमें भी देखोगे तो हाइड्रोजन, तब भी नहीं होगा। इसमें तो अगला भी हाइड्रोजन ही है, पर इसमें अगला क्या है? कार्बन है। तो आपको ज्यादा वरीयता वाला देखना है, जस्ट जुड़ा हुआ। सेम कॉन्सेप्ट इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो यहाँ सीधा ही दिख रहा है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए क्या? ऑपोजिट में आ गए तो मतलब रूल अगला क्या आ जाता है कि यदि sp2 कार्बन से जुड़ा, वैसे कोई रूल लिख दें कि जो कॉमन सेंस है कि जब एटम सेम आ जाए तो आपको अगले वाले को देखना है। तो यदि sp2 कार्बन से जुड़ा एटम क्या हो जाए? सेम हो, तो कौन से को देखेंगे? नेक्स्ट एटम को देखेंगे। ये तो फालतू की चीज है, ये कोई रूल लिखवाएगा थोड़ी आपको, पर ये तो अपने समझने के लिए कि कल आपको भूल जाओ तो, क्योंकि देखने दिखाने की बातें तो पता होनी चाहिए अपने को। लिख लो, कोई नहीं पूछेगा रूल आपको, तो क्वेश्चन आएगा कि ई और जेड बताओ, ई है या जेड है। ये तो अपन अपनी संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं कि हाँ सर ने लिखा है नहीं, तो लिख लो। बालक पूछ रहा है सर इसमें हाइपरटेंशन से पता लगा सकते हैं? हाइपरटेंशन कहाँ से आ गई इसमें? हाइपरटेंशन का क्या लॉजिक है इसमें? बायोलॉजी याद। अच्छा ये कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहा हाइपर कंजुगेशन? तो हाइपर कंजुगेशन तो स्टेबिलिटी देखते हो आप, इजेड थोड़ी देखोगे। खोज मत करो तुम लोग, पढ़ लो इसको। हाइपरटेंशन लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, देखो इसमें सारी जो कुछ है। कर ली वो भी? चलो समझो नेक्स्ट एग्जांपल। C डबल बॉन्ड C, CH3, CD3 नहीं लगाएंगे, CF3 लगा देते हैं, H और F, C डबल बॉन्ड C, NH2, C डबल बॉन्ड OH, CH3, OH।
C डबल बॉन्ड C, OH, Cl, Br, I। आ गए होंगे सभी के? बहुत ईजी अगर आपको बेसिक बात पता है तो। इन दोनों में किसका, इन दोनों में कार्बन कार्बन क्या है सेम। अगले एटम को देखेंगे, अगला एटम हाइड्रोजन, अगला एटम फ्लोरीन, किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो नंबर 1 नंबर 2, इधर फ्लोरीन नंबर 1, ये नंबर 2, 2 और 2 सेम साइड है क्या? क्या हो गया? जेड। इन दोनों में नाइट्रोजन और कार्बन में पहले कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पहले आएगा तो नंबर 1, ये नंबर 2। इन दोनों में ऑक्सीजन पहले आएगा तो नंबर 1, कार्बन को नंबर 2। तो 1 1 सेम आ गया क्या? ये भी जेड ही हो गया भैया। ई कहाँ हो गया? जेड हुआ ना। O और Cl, नहीं O और कार्बन है ना। हाँ नाले वो कार्बन नहीं है, वो क्लोरीन है। क्लोरीन का नंबर है 17, ऑक्सीजन का है 8। कितना हो गया? ये 1, ये 2। ये गलती मत करें ना वहाँ कार्बन समझने की इसको। और इधर आयोडीन को नंबर 1, इसको नंबर 2। ये क्या हो गया? इतनी बातें कर लोगे क्या? बस तो सब इंटेलिजेंट हो तुम लोग, फटाफट करो। एक बालक कह रहा डबल साउंड आ रहा है। कोई बात नहीं, एक ही सुन लो। एक कान पे हाथ लगा के रखो और एक बार सुनते रहो उसको, सही हो जाएगा। बड़ी जल्दी आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। अगली बार जिसके डबल साउंड आए ना उसको डबल फीस चार्ज करना है। एक बार सुनने के पैसे दिए इन्होंने, 2 बार सुन रही। एक और नालायक बालक, सर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। क्रोमियम कहाँ से आ गया इसमें? 3d5 4s1 होता है। क्या मतलब समझ में आया अब इससे? आंसर मैं ऑलरेडी दे भी दूंगा ना, तो आपको जब तक चीजें पता नहीं है तब तक क्या करोगे आंसर रट करके? 3d5 4s1 है क्रोमियम का विन्यास। क्या होगा उससे? वो खुश हो जाएगा, अच्छा आंसर मिल गया। ये है, पता ही नहीं कैसे आया आंसर, तो सब पीछे लिखे रहेंगे। और ये इफेक्ट है, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है उसको उसका आंसर पता होता है, तो ये पूछता है कि सर को पता है कि नहीं पता है। ओबेसी बात, जहां से उसने क्वेश्चन देखा तो आंसर भी तो होगा ही वहां पर। वो तो ये देखता है मास्टर को पता है कि नहीं पता है। वो कब देखते हैं? जब सेम आ जाए, आइसोटोप हो। वो भी अगला रूल बताऊंगा। ये बेसिक समझ में आ गया। अब हुआ क्या समझो, हटाइए इनको। अब आ गई आपके पास कहानी। ये सब तरह के मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको ताकि सभी तरह का रूल आपको समझ में आए। C डबल बॉन्ड C, ये है हाइड्रोजन, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्राइटियम, और ये कुछ भी ले लिया अपन ने CH3। ये D4 ड्यूटेरियम है, ठीक है, वो T4 ट्राइटियम है। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्वेश्चन आपको ये दे दिया। अब बच्चे के दिमाग में अगर सर कार्बन से जुड़ा हुआ जो एटम होता है उसका आपको एटॉमिक नंबर देखना होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ड्यूटेरियम का 1 ही होता है, ट्राइटियम का भी 1 ही। सर यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे? तो जब क्या आ जाए? आइसोटोप। चूंकि आइसोटोप के परमाणु क्रमांक होते हैं समान, तो एटॉमिक नंबर से तो प्रायोरिटी देंगे ही नहीं हम उसको, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम लोग किसका सहारा लेंगे? एटॉमिक मास का। बात समझ में आ गई? तो नोट क्या मिल गया आपको? एक आइसोटोप में आपको क्या देखना है? आइसोटोप समझते हो ना? हिंदी में क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक नहीं होता, वो समस्थानिक होता है। समस्थानिक, स्थान समान। स्थान समान मतलब एटॉमिक नंबर समान, ठीक है। तो जिनका समस्थानिक, स्थान समान, स्थान का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है जेड। क्या हो? सम मतलब समान, तो जिनका जेड सेम हो वो आइसोटोप कहलाते हैं। तो समस्थानिक में क्या देखें? समस्थानिक में आप देखेंगे एटॉमिक
मास को देखें या एटॉमिक मास से प्रायोरिटी डिसाइड करें। बात समझ में आ गई क्या? तो ये 1H1 होता है, ये 1H2 होता है, इसका मतलब यही तो है और इसका मतलब यही तो है। तो एटॉमिक नंबर तो दोनों में सेम सेम, तो एटॉमिक मास तो देखेंगे ये 1 ये 2, ज्यादा किसका? तो इसको मैं नंबर, तो इसको क्लियर। और यहाँ पे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसका तो एटॉमिक नंबर 1 है और इसका तो डायरेक्ट ही अपने को पता है अच्छे है, तो ये 1 ये 2। कहानी समझ में आ गई? नहीं तो इसको हाइड्रोजन कर दो क्योंकि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये किधर किधर 1 1, रूल समझ में आ गया? तो आइसोटोप के अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा मजबूरी में? एटॉमिक मास देखना पड़ेगा। हाँ अच्छा, ट्रांस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको ट्राइटे में लिख लो बस, ठीक है। चलो समझ आ गई बात कि आइसोटोप के अंदर आपको देखना है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। वेरी गुड। एक बालक पूछा सर इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसे आएंगे क्वेश्चन? EZ पूछेगा, दिया गया विन्यास क्या है, E है या Z है, सिंपल सी बात है। मैं आपको उसी पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दैट मीन्स क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे पूछा है कि ये दिया गया कॉन्फ़िगरेशन E होगा या Z होगा, इस तरह से आता है, ठीक है ना। आपको डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा निम्न विन्यास है E Z, कुछ और दे देगा, तो फिर आपको बताना है E है या Z है। कर लिया कॉपी? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करेंगे। C डबल बॉन्ड C CCl3, 3 Cl लगा दी मैंने इस पे, तो इस पे देख लो 3 Cl लगे हुए हैं, इस पे एक ही Cl है, तो इन दोनों में से नंबर 1 किसको देंगे? क्लोरीन को देंगे, क्यों? इस पे तो 3 Cl है ना। हाँ बस यही गलती मत करना आप, ठीक है। आपको केवल मतलब होना चाहिए इस कार्बन से जुड़े हुए डायरेक्ट एटम से, इस पे कार्बन जुड़ा है और इस पे Cl जुड़ा हुआ है। अब उस पे कितने Cl है हमको मतलब नहीं, उससे पहले पहले वाला एटम अगर सेम आ जाए तब आप अगले की बात करोगे। बात समझ में आ गई क्या? तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 1, ये नंबर क्या आया 1 1 Z, ठीक है। एक और करोगे क्वेश्चन? C डबल बॉन्ड C
करो जरा। आराम से सोचो, पेन चलाओ कॉपी पे, फिर निकालो, जल्दबाजी मत करो। या तो जेड आएगा या ई आएगा, दोनों में से एक ही होगा। ई आएगा, करो कॉपी में लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है ये सबसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यहाँ तक का। वो पीछे बालक बताएगा। ई, हाँ तुम बताओ। जेड, हाँ तुम लोग बताओ। ई आएगा, बता, ये बता। पीछे वाले बोलो भाई। चलो देखते हैं, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं क्या? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तो सेम हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस C से 3CH3 और इस C से HCHH, मतलब ये देख लो इसकी कंडीशन ये है CHH, इसकी कंडीशन है CCC। तो पहला सेम, काम खत्म। दूसरे में भी कार्बन, दूसरे में भी कार्बन, दूसरे में फिर कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन। वैसे तो आंसर यहीं से मिल गया। तो नंबर 1, नंबर 2, इधर 1 और 2 क्या आया? वेरी गुड। ये कितने जनों के ई आ गया था? बस, तो फिर आप कर जाओगे सारे क्वेश्चन अगर ई निकाल लिया आपने सही। जेड आता तो एक और अलग तरीके का क्वेश्चन कर लो। वो थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, बट आपको इतना समझ में आ गया तो वो भी आ जाएगा। एक लेवल ऊपर पढ़ना में गम नहीं है, लेकिन अपना सा वहां एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री का। आपकी कॉपी से बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस मेन मुद्दा ये इन दोनों का। ये आएगा क्या? मतलब इन दोनों को देखना है आपको। अब इन दोनों में अगर आप देखोगे, खैर इसमें तो इजी है, फिर भी इसमें आप ऐसे देखो, सी है क्या? और इसमें तो ये मैं ऐसे जोड़ सकता हूं क्या? C ट्रिपल बॉन्ड है। तो कभी ऐसा हो ना, तो आपको इसको ऐसे समझना है, ध्यान रखना, ये समझना है ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व हो। मतलब आपको ये ध्यान देना है कि कार्बन से एक तरह से कितने नाइट्रोजन जुड़े हैं? 3। तो obvious सी बात है, C से 3N, C से 3C, तो C कॉमन। फिर अगला कार्बन आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन आ रहा है, तो नंबर 1 ये, नंबर 2 ये 1, ये 2, क्या बन गया? इस तरह के IIT मेडिकल तक पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। वो क्या करता है, आगे के आइटम चेंज करता है। हालांकि आपके इतना लेवल नहीं पूछा जाएगा, आप तो बस अब तक जितना बताया उतना सारा क्लियर है ना, उससे इजेड कर लोगे सारे तरह के। क्लियर है कहानी? इतनी की नीड है आपको आपके इस लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इजेड बिल्कुल क्लियर। अब एक नामकरण पढ़ते हो आप, RS, सुना है ना? RS नामकरण पढ़ते हैं। तो ज्यामितीय समायोजकता का तो काम हो गया खत्म, क्योंकि ज्यामितीय समायोजकता देखी जाती है किसके अंदर? एल्किन। मतलब आप सिंपल सा क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में।
तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो गए खत्म। अब आएंगे हम लोग जब बात करेंगे कन्फर्मेशन, संरूपण। अच्छा, प्रकाशी भी बाकी है। अच्छा, प्रकाशी को भी समझने के लिए, प्रकाशिक समायोजकता को समझने के लिए कि वहां पर हमारे को जरूरत पड़ेगी कुछ नामकरण की, जैसे आर एस, कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन ऑप्टिकल इनएक्टिव है, कौन प्रकाशी सक्रिय है, कौन प्रकाशिक निष्क्रिय है। तो उसके लिए पहले आपको एक आर एस पता होना चाहिए। आर एस नॉमेनक्लेचर किया जाता है कीरेल कार्बन पे, जिसको आप काइरेल कार्बन कहते हो। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि काइरेल कार्बन का मतलब क्या होता है। क्या होता है? ऐसा कार्बन जिस पे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हो, वो कहलाता है क्या? काइरेल कार्बन। तो इनको बंद करो और नोट लगाओ। सिन एंटी, सिन एंटी, अच्छा केवल समझा देता हूं आपको, है नहीं हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आपके केवल एल्केन एल्केन एल्काइन है, सिन और एंटी ऑक्सिम और एजो नहीं है। बट आपको कैसे चेक करना है वो मैं समझा देता हूं, ठीक है? चलो, सिन एंटी को देखना सीख लो। सिन एंटी, तो एक छोटा सा हेडिंग लगा लो, सिन एंटी। सिन एंटी को और देख लो अभी। सिन एंटी आप किस किस में देख रहे हो? एक तो एजो में देख रहे हो और एक ऑक्सिम कंपाउंड्स में देख रहे हो। अब मुझे बताओ कि एजो जो थे वो एन डबल बॉन्ड एंड वाले थे क्या? यही थे क्या? और ऑक्सिम जो थे वो सी डबल बॉन्ड एन एच वाले थे, सी डबल बॉन्ड एन एच ओ एच, ये थे। तो एजो में कैसे देखना है? अब आपको ये पता है कि नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? अरे 3 होती है ना, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। तो इस पे एक हाइड्रोजन है क्या? इस पे भी एक हाइड्रोजन है क्या? नाइट्रोजन की वैलेंसी 5। बता नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी का कोई एग्जांपल बता। बायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 5 थोड़ी है। हट, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 लिख दूं ऑक्सीजन की वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 नहीं है, कितनी है? 2 है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे रुक रुक, मेरे को पता है क्या कंफ्यूजन हो रहा है तेरे को, मेरी बात का जवाब दे। फ्लोरीन का नंबर कितना है? फ्लोरीन का नंबर बोल। 9। 9 को ऐसे लिखते हैं क्या? 2 और 7। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है क्या इसकी वैलेंसी? नहीं। वैलेंसी हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो हो, नहीं। वैलेंसी देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टेबल होने के लिए कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो उसकी होती है वैलेंसी। या कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है, जैसे कार्बन का नंबर 6 को लेके लिखेंगे 2 और 4। तो अब ये 4 ही है बाहर, स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट पूरा करना चाहिए। तो या तो ये 4 ले सकता है या 4 दे सकता है। 4 ले लेगा तो कार्बन है 6, 2 और 4। अगर ये 4 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। किसके जैसा बन गया? नियोन के जैसा बन गया, हो गया स्टेबल। वो कहेगा नहीं मेरे को तो 4 भी नहीं चाहिए, मैं निकाल देता हूँ ये 4 भी, 2 रह जाए मेरे पास, तो मैं किसके जैसा होऊंगा? हीलियम के जैसा, तो भी स्टेबल हो गया। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो यहाँ तो आपके वो रूल चल जाएगा कि बायतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी। अब नंबर बढ़ा, कार्बन के बाद आया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को लिखते हैं 7, 2 और 5। तो 5 वैलेंसी नहीं है। नाइट्रोजन किसी भी कंपाउंड में 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि अनस्टेबल हो जाएगा। उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। उसको जो आप कहना चाह रहे हो उसको कोवैलेंसी कहते हैं, कि बढ़ा सकता है, पर यहां पे नहीं बढ़ा सकता। वो अगली जो पीरियड वाले हैं, इसके बाद वाले जो आवर्त वाले होंगे वो बढ़ा सकते हैं, उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं।
तो ये 5 है तो 5 थोड़ी दिखाएगा, नाइट्रोजन 5 दिखाता ही नहीं है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 3, इसलिए इनके ऊपर लेने की वजह से कितना आता है? -3। ऑक्सीजन 2 और 6, तो लेना कितना है? 2, तो इसलिए ओ के ऊपर आता है -2, तो इसकी वैलेंसी होती है 2। तो जितने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो उतनी उसकी वैलेंसी हो हमेशा जरूरी नहीं है। स्टेबल होने के लिए वो क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वैलेंसी होती है। ठीक है, जो तुम बोलना चाह रहे हो वो कोवैलेंसी है, सहसंयोजकता, और वो जनरली होती है कहां पर? जब इसके नीचे वाले आवर्त में आओगे, फास्फोरस, सल्फर। क्यों? फास्फोरस का नंबर कितना? 15, और 15 को लिखते हैं अपन 2, 8, 5। तो बाह्यतम कोश में अगर आप 5 भरोगे तो आप ऐसे भरते हो 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लिखते हो क्या? अरे फ्लोरीन का नंबर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ऐसे लिखते हो ना। ये 5 हो गए, तो s के अंदर ये 2 और p के अंदर ये 3, ऐसे तो लिखते हो। तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बना लेगा, तो PCl3 बनाते ही हो। लेकिन सर 3 तो होती है, लेकिन इसके पास आगे 3d भी तो खाली है, तो ये 3d खाली है, तो ये कहता है कि भाई 3d खाली है तो मैं एक इलेक्ट्रॉन और जंप करा देता हूं, और एक इलेक्ट्रॉन जंप कराती है। अब अनपेड कितने हो गए? 5, तो सर ये 5 भी बना सकते, ये कोवैलेंसी है, वैलेंसी नहीं है। क्लियर? चलो, हालांकि ये सब इनऑर्गेनिक में आएगी, टेंशन मत लो, एक एक वर्ड्स आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अब आज तो होगा नहीं है, हटाओ इसको, कल करेंगे। हाँ, क्लोरीन की एक, फ्लोरीन F एक ही होगी, तभी तो F के ऊपर हमेशा -1 आता है। बात समझ में आ गई? चलो कल समझेंगे इसको। केमिस्ट्री समझ आ रही है ना अच्छे से? आप अच्छे से पढ़ते रहो, कोर्स जब तक खत्म होगा आपकी केमिस्ट्री सारी टिप्स पे होगी, बस जैसे पढ़ा रहा हूँ वो सुनो बस। ठीक है भाई।